दोस्तों, करेक्ट नेक्स्ट विद अंकित सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। यही सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। इससे पहले हम आपका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है मेडिसिन के अंदर, उसके जो मेन टॉपिक थे वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहले आपको दिखा देता हूँ मैं कि जो आपको नेक्स्ट एग्जाम के अंदर जो रिस्पायरेटरी मेडिसिन के अंदर जो टॉपिक हैं उनसे जो आपके हाइडिंग MCQ बार बार रिपीट होते हैं, जिनसे पूछे जाते हैं, तो वो उन क्वेश्चनों को, उन पॉइंटों को हमने एक साथ लिखा और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे आपको रिवाइज़ करना तो आसान होगा ही। आपके जो बहुत सारे MCQ हैं वो भी आपके इन चार्ट से सोल्व हो जाएंगे। ये चार्ट आप टेलीग्राम चैनल पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे पहले निमोनिया, निमोथोरैक्स, लंग एब्सेस, प्लूरल एफ्यूजन, COPD, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सिस्टिक फाइब्रोसिस के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख चुके थे, कैसे MCQ आते हैं। और इससे आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है, मैं लिंक ज़रूर आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो इस वीडियो के अंदर हम जो बाकी टॉपिक थे रिस्पायरेटरी मेडिसिन के, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आपके मेनली 6 टॉपिक हैं। आपका पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, हेमोप्टाइसिस, ARDS, रिस्पायरेटरी फेलियर, पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एंड एसिड बेस इम्बैलेंस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 टॉपिक से कि नंबर 1 टॉपिक हमारा पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। तो इसमें क्या कई बार क्वेश्चन आता है कि आपको पता होना चाहिए कि कब हम बोलेंगे पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। यदि रेस्ट में है तो 25 mmHg से ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए, और यदि कुछ वर्क कर रहा एक्सरसाइज होता है तो 30 mmHg। ठीक है, एक तो इसका उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है इस केस में कार्डियक कैथेटराइजेशन मोर कंपेयर टू इको। ठीक है, इको भी कर सकते हैं, लेकिन कार्डियक कैथेटराइजेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है। इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? ड्रग ऑफ चॉइस आपकी ट्रीटमेंट के लिए वो होती है आपका एम्ब्रीसेंटन और बेसेंटन। ये आपके दोनों ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं। इनसे डायरेक्ट MCQ आता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों हेमोप्टाइसिस। हेमोप्टाइसिस में आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन कोज क्या है आपका हेमोप्टाइसिस का? वो होता है ट्यूबरकुलोसिस। मोस्ट कॉमन आर्टरी जो इन्वॉल्व होती है हेमोप्टाइसिस के अंदर वो होती है ब्रोंकियल आर्टरी। फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर हम करते हैं HRCT चेस्ट। ठीक है, आपको डायरेक्ट MCQ आता है। इसके बाद दोस्त आता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोपी। ठीक है, फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोपी आप इन्वेस्टिगेशन चॉइस। और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है ब्रोंकोस्कोपिक कॉटराइजेशन ऑफ ब्लीडर। मतलब कि आपका जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उसको हम इनसे पता चल जाएगा, फर्स्ट लाइन और इन्वेस्टिगेशन चॉइस से। फिर वहाँ से हम ब्रोंकोस्कोपिक कॉटराइजेशन करते हैं ब्लीडर का। तो ये आपको पता होना चाहिए हेमोप्टाइसिस के बारे में। उसके बाद आता है दोस्तों ARDS, एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो इसमें आपको क्वेश्चन मेनली आते हैं इसके जो ग्रेड होता है, इसके बारे में इनकरेक्ट पूछा जाता है, कई बार MCQ आ चुके हैं। तो हमें पता होना चाहिए जो ग्रेडिंग होती है वो बेस्ड होती है एक रेशियो में। वो रेशियो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और FiO2, जो फ्रैक्शनल O2 होता है उसका रेशियो। इसमें इसका रेशो यदि आपका 200 से 300 के बीच में आता है तो माइल्ड ARDS कैटेगरी में आता है। यदि 100 से 200 के बीच में आता है तो मॉडरेट, और लेस देन 100 आपका सीवियर ARDS का केस होता है। ट्रीटमेंट क्या करते हैं? ट्रीटमेंट इसके बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जो वेंटिलेशन हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस के अंदर वो होता है आपका लो वॉल्यूम टेंट वेंटिलेशन। ठीक है, उसके साथ साथ आपका हाई पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी जो प्रेशर होता है वो भी हम इसके साथ यूज़ करते हैं, लेकिन लो वॉल्यूम वेंटिलेशन पर क्वेश्चन आ चुका है तो ये कम से कम पता होना चाहिए आपको। उसके बाद आता है दोस्तों रिस्पायरेटरी फेलियर। रिस्पायरेटरी फेलियर आपके होता है, जैसे उसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस किन किन कंडीशन में मिलती है। रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस यदि आपका ट्रॉमा है उसके 24 या 48 आवर के बाद मिलता है तो वो केस होता है दोस्त फैट इम्बोलिज्म सिंड्रोम। लेकिन यदि आपका लेस देन 24 आवर के अंदर ही रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस यदि होता है तो उसके 3 केस हो सकते हैं। एक आपको फ्लेल चेस्ट, एक आपका हिमोथोरैक्स, एक आपको ARDS। ठीक है, जो ARDS है वो आपको पता होना चाहिए कि आप क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा है। तो फ्लेल चेस्ट में आपका देगा कि ट्रोमा है, हिमोथोरैक्स में अलग से उसको हिस्ट्री मिलेगी। ठीक है, इससे हमें पता चलेगा कि 3 केस आते हैं लेस देन 24 आवर में। लेकिन यदि रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस
आफ्टर सेंट्रल लाइन इंटरसेप्शन जो होता है ना, तो डायग्नोसिस होती है न्यूमोथोरैक्स, क्योंकि पूरा चांस रहता है सेंट्रल लाइन के अंदर कि यदि कोई गलती होती है तो न्यूमोथोरैक्स होने का चांस रहता है। यदि आपका रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है पेल्विक सर्जरी और टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बाद, तो डायग्नोसिस होती है पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ठीक है। और यदि आपका रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस विद चेस्ट पेन एंड डायफोरेसिस, तो वो केस होता है माइकार्डियल इन्फार्क्शन का। तो आपका रिस्पिरेटरी फेलियर है वो 4 टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। आपका हिंट दिया जाता है एमसीक्यू के अंदर और आपसे पूछा जाता है कि कौन सा रिस्पिरेटरी फेलियर ये है, या उसकी कैरेक्टरिस्टिक पूछी जाती है। तो जो टाइप 1 है ना, वो हमें हाइपोक्सिक बोलते हैं, हाइपोक्स टाइप भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो आपका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है ना, वो तो कम होता ही है, साथ साथ CO2 का भी कम हो सकता है। लेकिन सेकंड है ना, वो होता है आपका, उसके अंदर हमेशा आपका सेकंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हमेशा बढ़ेगा, ठीक है। इसके अंदर आपको ये याद रखना है, मेनली इसके अंदर ये याद रखना है कि पार्शियल प्रेशर सेकंड के अंदर बढ़ता है। यदि थर्ड के अंदर आपको हिंट मिलता है पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बारे में, यदि हिस्ट्री दी जाती है या जनरल एनेस्थीसिया, उस केस में यदि आपका रिस्पिरेटरी फेलियर होता है तो वो होता है टाइप 3। और टाइप 4 शॉक्स की हिस्ट्री दी जाती है एमसीक्यू के अंदर, और वो आपका टाइप 4 आपका रिस्पिरेटरी फेलियर होता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको रिस्पिरेटरी फेलियर में पता होना चाहिए। उसके बाद आता है पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में दोस्तों नंबर 1 होता है माइग्रेशन ऑफ थ्रोम्बस इनटू पल्मोनरी सर्कुलेशन। आपकी इसका मीनिंग होता है कि जो थ्रोम्बस होता है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर आ जाता है, इसकी वजह से पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होता है। मोस्ट कॉमन सोर्स पता होना चाहिए पेल्विक वेन, जो आपकी वहाँ से आपका आता है, डीवीटी जो होता है वहाँ से भी आ सकता है, लेकिन पेल्विक वेन मोस्ट कॉमन सोर्स होता है। इसके लिए कौन सी स्कोरिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है, वो होता है वेल्स स्कोरिंग सिस्टम। स्कोर यदि मोर देन 4 है तो हाई लाइक्लीहुड ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है। हाई स्कोर है तो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन हम सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी करते हैं। राइट टाइम से पूछा सकता है। लो स्कोर है तो डी डाइमर से हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें पता होना चाहिए आपको पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के बारे में। और लास्ट आता है दोस्तों इम्पोर्टेंट, यदि आपके 3 क्वेश्चन रिस्पिरेटरी सिस्टम से आते हैं तो एक क्वेश्चन हमेशा एसिड बेस बैलेंस से आता है। इसमें वैल्यू दी जाती हैं और इससे आपका पूछा जाता है कि ये इसके अंदर आपका कौन सा टाइप का डिसऑर्डर है, रिस्पिरेटरी एसिडोसिस है, रिस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। तो उन क्वेश्चनों को, सभी क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हमें कुछ सिंपल फैक्ट पता होना चाहिए, उसके बाद कुछ स्टेप पता होना चाहिए। तो वही हम इस वीडियो में देखेंगे बहुत आसान तरीके से, जो इस पार्ट है इसके अंदर। तो नंबर 1 आता है दोस्त आपका, हमें पता होना चाहिए एसिडोसिस को बोलेंगे जब पीएच होगी 7.35, ठीक है। डिफरेंट बुक के अंदर डिफरेंट थोड़ी वैल्यू चेंज मिलती है, लेकिन आप 7.35 याद कर सकते हो। मोस्टली ये आपका बुक इसी को बताते हैं। पीएच यदि 7.45 से ज़्यादा है तो अल्कलोसिस का केस होता है। तो इसके अंदर 2 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए दोस्त। एक आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 नॉर्मल कितना होता है, 40 mmHg होता है, और बाइकार्बोनेट का नॉर्मल अमाउंट कितना होता है, 26 मिली इक्विवेलेंट होते हैं। क्योंकि जो रिस्पिरेटरी कॉज होता है दोस्त बॉडी के अंदर, वो किसकी वजह से होगा, CO2 की वजह से। यदि CO2 बॉडी के अंदर ज़्यादा रिटेन हो जाती है तो एसिडोसिस होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। यदि आपका हाइपरवेंटिलेशन की वजह से CO2 बाहर निकल जाती है तो वो होती है रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस। और जो मेटाबॉलिक होता है वो होता है बाइकार्बोनेट की वजह से, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं। तो मेटाबॉलिक जो यदि तुम्हारा बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट ज़्यादा रह गया तो मतलब आपका अल्कलोसिस हो गया, यदि कम हो गया तो एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्कलोसिस। तो इसको इन टाइप के क्वेश्चन है ना, उनको सोल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि स्टेप कौन से होते हैं। 3 रूल पता होने चाहिए, 1 2 3। पहला रूल क्या होता है कि जो प्राइमरी चेंज होता है, मतलब कि आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस है जो सबसे पहले होता है, वही आपका हमेशा प्राइमरी चेंज। और कंपनसेटरी मैकेनिज्म होते हैं ना, जैसे कि पहले आपका CO2 का अमाउंट कम या ज़्यादा हुआ तो यदि बाइकार्बोनेट के अंदर जो चेंज आएगा ना, वो हमेशा सेम वैसे ही होगा जो इसके अंदर है, ठीक है। विल मूव टुगेदर। कंपनसेशन और प्राइमरी चेंज हमेशा एक साथ ही आगे या ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, ठीक है। ये पहले रूल का मतलब है। सेकंड रूल आता है दोस्त कि
जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर हैं, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस या अल्कलोसिस, उनके अंदर जो पीएच है, पीएच और कार्बोनेट और CO2 है, उनका जो चेंज होता है ना ऑपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है, इसके अंदर पीएच कम होता है, लेकिन जो PCO2 और बाइकार्बोनेट है उनका अमाउंट बढ़ता है नॉर्मल से। ठीक है, मतलब इसलिए इसका मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। ऐसे ही अल्कलोसिस में पीएच आपका बढ़ता है, लेकिन CO2 और जो बाइकार्बोनेट है उनका अमाउंट कम होता है। अपोजिट हुआ ना, जो पीएच और इससे। लेकिन जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं दोस्त, उनके अंदर हमेशा सेम रहेगा, सेम डायरेक्शन में। पीएच कम हो रही है तो PCO2 और बाइकार्बोनेट भी कम होंगे। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के अंदर पीएच ज़्यादा हो रही है तो बाइकार्बोनेट CO2 और बाइकार्बोनेट भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हम इनको देख के पता चलेगा कि वैल्यू दी जाती है क्वेश्चन के अंदर, पता चलेगा कि मेटाबॉलिक का केस है या रिस्पायरेटरी का केस है। उसके बाद यदि हम ये दो रूल समझते हैं तो हमें पता चल जाएगा किसका केस है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि कंपनसेटरी मैकेनिज्म आपके बॉडी के अंदर होते हैं, तो कंपनसेशन देखते हैं। यदि कंपनसेशन है तो क्वेश्चन कैसे आता है कि रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस विदाउट कंपनसेशन, रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस विद कंपनसेशन। तो विद और विदाउट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनको सोल्व करने के लिए हमें कंपनसेशन निकालना होता है। तो कंपनसेशन कैसे निकालते हैं, दो सेम ऐसे ही। रिस्पायरेटरी के लिए अलग फॉर्मूला है, मेटाबॉलिक के लिए अलग है। रिस्पायरेटरी के अंदर रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस। तो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है ना दोस्त, तो एसिडोसिस के अंदर एक्यूट हो सकता है, क्रोनिक कंडीशन हो सकती है। एक्यूट के अंदर जब CO2 10 mm से बढ़ेगा तो बाइकार्बोनेट 1 mm से बढ़ेगा, और क्रोनिक के अंदर यदि 10 से ये CO2 बढ़ेगा तो ये 4 से बढ़ेगा। ठीक है, ये कंपनसेशन हम कंपैरिजन करते हैं। यदि ऐसा मिलता है इसके वैल्यू के अकॉर्डिंग तो कंपनसेटरी है, यदि नहीं मिलता है तो नॉन कंपनसेटरी, विदाउट कंपनसेशन। ऐसे ही अल्कलोसिस के अंदर, एक्यूट के अंदर 10 CO2 के लेवल पे 2 mm बाइकार्बोनेट कम होता है। क्रोनिक 10 CO2 के कम होने से 4 मिली इक्विवेलेंट बाइकार्बोनेट कम होता है। यहाँ पर 1 4 याद रखना है, यहाँ पर 2 4 याद रखना है। लेकिन रिस्पायरेटरी के ऐसे है, लेकिन हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए फॉर्मूला यूज होगा, वो होता है कि जो एक्सपेक्टेड चेंज, प्राइमरी चेंज आता है मेटाबॉलिक के अंदर बाइकार्बोनेट के अंदर, तो इसके कंपनसेटरी में CO2 का अमाउंट ऊपर नीचे होता है। तो CO2 एक्सपेक्टेड CO2 या तो क्या होगी 0.5 इंटू में बाइकार्बोनेट का अमाउंट +8 ±2। यदि इस वैल्यू में यदि मिलता है तो कंपनसेटरी है, यदि नहीं है तो नॉन कंपनसेटरी। यदि मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है उसमें के अंदर एक्सपेक्टेड CO2 का फॉर्मूला क्या होगा, बाइकार्बोनेट का जो अमाउंट है +15। यदि आपको इतना मिलता है इसके अराउंड तो मतलब कंपनसेटरी है, वरना नहीं है। तो इन 3 रूल ये और 2 ये आपके कंपनसेशन के कैलकुलेट करने के। यदि आप इन 5 चीज़ों को समझते हैं तो आप इनको समझने के बाद आपका अपने क्वेश्चन सोल्व करने जाना, जिससे आपके लगभग सारे क्वेश्चन सिंपल एसिड बेस बैलेंस के सारे क्वेश्चन आपके सोल्व होंगे। एक बार समझना इसको आपको, ठीक है, कि कैसे मैंने एक बार समझना है, दोबारा इस वीडियो को देखना, जिससे आपको थोड़ा पहली बार से ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये था दोस्तों आपका सेकंड पार्ट रिस्पायरेटरी मेडिसिन सिस्टम का अंदर, मेडिसिन के अंदर। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम के 2 ही पार्ट थे, पहला हम पे कर चुके थे, सेकंड ये है। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो बाकी सिस्टम है कार्डियोवास्कुलर, उसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो बाकी सब्जेक्ट हैं उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय।